केएसएफ की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। एलएसी पर चीनी सेना ने फायरिंग की है। बीती रात ये गोलीबारी भारतीय चौकी की ओर की गई। इसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने भी फायरिंग कर चीन को आगाह कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल हालात कंट्रोल में है। फायरिंग की घटना पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में हुई, जहाँ भारत सामरिक नजरिए से काफी मजबूत स्थिति में आ गया है और यही बात चीन को चुभ रही है। भारतीय सैनिकों ने चीन को तुरंत करारा जवाब दिया। सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई करके चीन को चेतावनी दी और अपनी पोस्ट की तरफ आते चीनी सैनिकों को तुरंत रोक दिया। लगातार चेतावनी देते हुए भारतीय सैनिकों ने कई गोलियां चलाई। भारत की तरफ से करारा जवाब मिलते ही चीनी सैनिकों के कदम रुक गए। इसके बाद आगे बढ़ते चीनी सैनिक लौट गए। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जे के बाद से भारतीय सेना काफी अलर्ट पर थी, जबकि चीनी सेना बार बार इन दोनों चोटियों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी। गोली चलाने की घटना भी इसी कोशिश का नतीजा थी। भारत चीन के बीच लगातार सैन्य स्तर की बातचीत चल रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन के रक्षा मंत्री के साथ मॉस्को में बात भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सीमा पर तनाव कम नहीं हो रहा है, क्योंकि बातचीत का नाटक करने वाला चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एलएसी पर लगातार तनाव बना हुआ है। ये घटना बहुत बड़ी है और चीन की हिमाकत भी, क्योंकि एलएसी पर 1975 के बाद से पहली बार गोली चली है। यहाँ तक कि पिछली बार जो झड़प की सबसे बड़ी घटना हुई थी उसमें भी गोली नहीं चली थी। हालांकि आपको बता दें कि 31 अगस्त को भी चीनी सैनिकों ने साउथ पैंगोंग की चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तब भी भारतीय सैनिकों ने फायरिंग करके उनको चेताया था। इस तरह से फायरिंग आक्रमण करने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए की गई थी, लेकिन अब चीन ने पहली बार गोली चलाई है। चीनी पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर ऊंची चोटियों पर भारत के कब्जे से काफी बौखलाया हुआ है और लगातार हिमाकत कर रहा है। 29-30 अगस्त को भी चीन ने ब्लैक टॉप समेत कुछ और चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत की सेना ने तुरंत हरकत में आते हुए इन सामरिक महत्व वाली चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया था। इसके बाद से चीन के खिलाफ किसी भी हरकत का तुरंत जवाब देना आसान हो गया है। इसी से चीन नापाक हरकत करने पर उतर आया है। एलएसी पर पहले गोली चलाने के बाद चीन गलत बयानबाजी पर उतर आया। पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांडर के प्रवक्ता ने इसे भारत की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया है। इस बार भी भारत ने चीन को करारा जवाब दिया, लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने एक बार फिर से बता दिया कि वो यकीन करने लायक नहीं है, क्योंकि उसने इस बार भारतीय चौकी पर गोली चलाई है। बातचीत की आड़ में चीन की नई चाल है। वो एलएसी पर खुलेआम समझौतों का उल्लंघन कर रहा है। हिंदुस्तान की जमीन पर गिद्ध की तरह नजर जमाए बैठा है। गलवान के बाद कई बार वादा किया कि वो अप्रैल वाली स्थिति में लौटेगा, लेकिन अब तक नहीं लौटा। चीन को फिंगर 8 के पीछे जाना था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया और अब एलएसी पर गोलीबारी। चीन से शांति बहाली की उम्मीद नहीं की जा सकती। चाइना जो है बड़ा डीवियस है। हम किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकते। चाइना बड़े पैमाने पर मैनूवरिंग कर सकता है। अक्टूबर के महीने में जब कैंपेनिंग सीजन स्टार्ट होगा, मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहा है। हमको हर प्रकार से चौकन्ना रहना है। अपनी एयरफोर्स को चौकन्ना रहना है, अपने सैटेलाइट्स को चौकन्ना रहना है, ड्रोन्स को चौकन्ना रहना है। और जब जब चाइना की तरफ से इस मौके की कोशिश होती है तो कड़ा जवाब देना है। 11 दिनों के भीतर चीन के उकसावे की साजिश का ये चौथा हिस्सा है। 29-30 अगस्त की रात को भी चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी। फिर 31 अगस्त को भी ऐसी ही हिमाकत की। तीसरी बार उसने चुमार इलाके में गुस्ताखी की, लेकिन हर बार भारतीय जवानों के अलर्टनेस की वजह से वो नाकाम रहा। वहीं भारतीय जवानों ने पहाड़ियों पर अपनी पकड़ को मजबूत भी कर लिया है। हाल की 3 घटनाओं के बाद से लद्दाख ही नहीं, पूरे एलएसी पर भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। पिछली बार 1975 में जब एलएसी पर गोली चली थी, तब भी हिमाकत चीन ने ही की थी। उस वक्त चीन की ओर से हुई फायरिंग में 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। उस वक्त भी चीन ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की थी। 45 साल बाद भी चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा और वो हिंदुस्तान के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। भारत ने हाल के दिनों में कई बार चीन को साफ तौर पर चेता दिया कि भारत में घुसपैठ की कोशिश न करे और उसको मई से पहले वाली हालत में लौटना होगा। इसके बिना बातचीत का कोई मतलब नहीं है। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को समझा दिया कि वो भारत की ओर आंख उठाने की जुर्त न करे। तब भारत की चीन से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब चीन के बार बार गुजारिश करने के बाद ही बैठक हुई थी। 2 घंटे 20 मिनट की बैठक में भारत पूरी तरह से हावी रहा और राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि चीन की कोई हिमाकत भारत नहीं झेलेगा।
मॉस्को दौरे पर SCO समिट में हिस्सा लेने के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात की कोई योजना नहीं थी, लेकिन बैकफुट पर आ चुके चीन ने अब वहां बातचीत की गुहार लगाई। चीनी रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह के होटल पहुंच गए। आखिरकार दोनों में बातचीत हुई। उनमें LAC विवाद को लेकर चीन के तमाम दावों को रक्षा मंत्री ने खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने बता दिया कि हिंदुस्तान अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। असल में चीन अब तक 1962 के मुगालते में है। वो बार बार 1962 की याद दिलाता है और उसका जिक्र भी करता है। चीनी सरकार का माउथपीस ग्लोबल टाइम्स भी बार बार 1962 का जिक्र करता है। 1962 के बाद से चीन की नीति और नियत में कोई बदलाव नहीं आया है। बीते 4 सालों में चीन ने बार बार हिमाकत की है। ये सिलसिला 2017 में डोकलाम से शुरू हुआ था, जहां उसे पीछे हटना पड़ा था। इसके बाद इसी साल मई में पूर्वी लद्दाख में भी पैर जमाने की कोशिश की। 15 जून को गलवान में तो इंतहा हो गई। ये भारत चीन की सबसे बड़ी झड़प थी, लेकिन यहाँ भी उसका दाव उल्टा ही पड़ गया। चीनी सैनिकों के हमले में 20 जवान शहीद हो गए थे, तो जवाबी कार्रवाई में 40 से ज्यादा चीनी सैनिक भी मारे गए थे। गलवान की घटना के बाद से भारत ने लद्दाख में LAC पर जबरदस्त तैयारी कर रखी है। लद्दाख में करीब 40,000 भारतीय जवान डटे हुए हैं। एयरफोर्स भी हाई अलर्ट पर है ताकि चीन को उसकी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसके अलावा तोपे और टैंक भी तैनात किए गए हैं। भारत की इस बात की पूरी तैयारी है कि अगर जंग जैसे हालात लंबे समय तक चले तब भी भारत टिका रह सकता है। भारत ने LAC पर सप्लाई लाइन को भी मजबूत कर दिया है। चीन की सप्लाई लाइन पर सीधी नजर रखने की हालत में भारत है। दौलत बेग ओल्डी सैन्य हवाई अड्डे की वजह से भारत लद्दाख में काफी मजबूत हुआ है और अब LAC पर रणनीतिक रूप से अहम चोटियों पर कब्जे के बाद से तो हालात पूरी तरह बदल गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में NCB आज लगातार तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। उन्हें सुबह 10 बजे NCB ने पूछताछ के लिए तलब किया है, जहां उनका सामना शोविक मिरांडा और दीपेश से कराया जाएगा। उनके ड्रग्स कनेक्शन पर और सवाल पूछे जाएंगे। रिया से अब तक NCB 2 दिन पूछताछ कर चुकी है। रविवार को 6 घंटे और सोमवार को 8 घंटे NCB के अफसरों ने रिया से सवाल जवाब किए। उधर रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा पुलिस थाने में सुशांत सिंह राजपूत की बहन के खिलाफ शिकायत दी है, जिसमें रिया ने प्रियंका पर गलत दवाएं देने का आरोप लगाया है। रिया ने अपनी शिकायत में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार को भी आरोपी बनाया है और उन पर फर्जी पर्चा लिखने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि प्रियंका सिंह और सुशांत सिंह राजपूत के बीच व्हाट्सएप चैट सामने आई थी, जिसमें प्रियंका ने अपने भाई सुशांत को डिप्रेशन की कुछ दवाएं बताई थीं और एक पर्ची भी भेजी थी। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने बांद्रा पुलिस थाने में दर्ज शिकायत को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया है और केस को गुमराह करने की साजिश करार दिया है। विकास सिंह का कहना है कि बांद्रा पुलिस को इस केस में शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। एम्स के एक्सपर्ट की एक टीम सुशांत के विसरा की जांच कर रही है। इसमें ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं सुशांत सिंह राजपूत को जहर तो नहीं दिया गया। करीना फॉरेंसिक लैब से 20% विसरा एम्स की टीम को मिला है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। एम्स के एक्सपर्ट की टीम 17 सितंबर को विसरा जांच की रिपोर्ट देगी। उधर सुशांत के खाते से 15 करोड़ की रकम हड़पने के मामले में आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से बड़ा खुलासा हुआ है। स्टिंग में फिल्म के लेखक निर्देशक रूमी जाफरी ने कहा कि सुशांत के साथ मौखिक अग्रीमेंट था। संभवतः इसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ था। निर्माता वासु भगनानी इस फिल्म को बनाने वाले थे, जिसमें रिया और सुशांत दोनों लीड रोल करने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो सकी और फिर सुशांत की रहस्यमय मौत हो गई। सुशांत के पिता ने रिया पर 15 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया था। ड्रग्स कनेक्शन से इनकार करने वाली रिया चक्रवर्ती से एनसीबी के सवालों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। एनसीबी ने लगातार 14 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की और मंगलवार को भी सम्मन दे दिया, यानी ये सिलसिला जल्द खत्म होता नहीं दिखता है। सोमवार को एनसीबी के एसआईटी के प्रमुख केपीएस मल्होत्रा ने रिया से पूछताछ की।
रिया से सवालों की बौछार उसके भाई शौविक, सुशांत के स्टाफ सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के सामने की गई। शौविक, सैमुअल, दीपेश तीनों एनसीबी की रिमांड पर हैं और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कबूल किया कि रिया के कहने पर ही ड्रग्स की खरीदारी हुई थी। यही बयान रिया को सबसे ज्यादा मुश्किल में डाल रहे हैं और एक कबूलनामा रिया की गिरफ्तारी की वजह भी बन सकते हैं। रिया और से संपर्क में रहे लोगों पर एनसीबी की जांच के बीच एक और ड्रग्स पेडलर अनुज केसवानी को गिरफ्तार किया गया है। अनुज केसवानी का संपर्क कैजान इब्राहिम से था। कैजान इब्राहिम का संपर्क उस ड्रग पेडलर जैद से था जिससे सैमुअल मिरांडा ने ड्रग्स खरीदी थी। 2-3 बार ड्रग्स खरीदारी में कैजान का सीधा संपर्क भी सुशांत के स्टाफ से हुआ था। इसी तरह रिया और उसके भाई तक एक पूरी चेन बनती हुई दिख रही है। रिया अब तक गिरफ्तारी से जरूर बची है, लेकिन एनसीबी की जांच के दायरे में और फैलाव आया है। अब रिया के सभी टूर और उसकी दी गई पार्टियां रडार पर हैं। इसके अलावा वो रेस्टोरेंट और होटल जहां पर भी वो गई थी उसकी जांच होगी। इन पर एनसीबी की निगाह है। हालांकि रिया से पूछताछ के बाद एनसीबी ने मीडिया के सामने जांच की दिशा तो नहीं बताई, लेकिन ये जरूर कहा कि रिया जांच में सहयोग कर रही है। एम्स के मेडिकल बोर्ड की तरफ से जहर वाली थ्योरी पर काम करने के बयान के बाद से मामले में नया एंगल अहम हो गया है। यही बात अब सीबीआई के दिमाग में खटक रही है, क्योंकि इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के फॉरेंसिक डॉक्टर्स की टीम एक बार फिर से सुशांत की विसरा जांच करेगी, जिससे पता चलेगा कि कहीं सुशांत को जहर तो नहीं दिया गया था। किसी की मौत हो जाने के बाद अगर पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराती है तो इस दौरान मरने वाले के शरीर से आंत, दिल, किडनी, लिवर आदि अंगों का सैंपल लिया जाता है। उसे ही विसरा कहा जाता है। सुशांत की विसरा रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा कि मौत का कारण क्या था। सुशांत को किसी तरह का कोई जहर तो नहीं दिया गया। सुशांत को कोई संदिग्ध दवा तो नहीं दी गई। विसरा रिपोर्ट को अदालत में बतौर सबूत भी पेश किया जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कंगना रनौत पहले से मुखर रही हैं, मगर इस बार कंगना के बयान से सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। कंगना रनौत के महाराष्ट्र वाले बयान पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी पलटवार किया है। उद्धव ठाकरे ने कंगना का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग मुंबई में करियर बनाने आते हैं, मुंबई से पैसा कमाते हैं, मगर मुंबई के प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं। उद्धव ठाकरे के अलावा शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कंगना रनौत को नोटी गर्ल कहा है। वो नॉटी गर्ल है मेरे हिसाब से। आज तक से खास बातचीत में जब संजय राउत से पूछा गया कि उन्होंने कंगना के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों किया, तो राउत ने अपनी सफाई में कहा कि उनके कहने का मतलब था कि कंगना नॉटी गर्ल हैं। संजय राउत से पूछा गया कि कंगना ने 9 सितंबर को मुंबई आने का ऐलान किया है, शिवसेना क्या करेगी, तो संजय राउत ने जवाब दिया कि ये पार्टी तय करेगी कि क्या करना है। कंगना रनौत पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। शिवसेना के वरिष्ठ नेता प्रताप सरनाइक ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर कल की तारीख में हम दाऊद इब्राहिम को भी मुंबई आने से रोकने की बात करेंगे तो शायद केंद्र सरकार दाऊद को भी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे देगी। प्रताप सरनाइक ने कहा कि मुंबई हमारी मां है और कंगना ने मुंबई का अपमान किया है, ऐसे में कंगना को माफी मांगनी ही होगी। शिवसेना की ओर से कंगना रनौत को मिल रही धमकियों के बाद केंद्र सरकार ने कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। गृह मंत्रालय से मिलने वाली इस वाई कैटेगरी में 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं, यानी कंगना रनौत अब जब मुंबई जाएंगी तो उनके साथ 11 सुरक्षाकर्मियों का दल भी होगा। कंगना को सुरक्षा मिलने के बाद कंगना ने गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कंगना को सुरक्षा देने पर गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलने पर खुशी जताई और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कंगना की सुरक्षा को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से बात की थी। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि कंगना की बहन और पिता ने शिवसेना की धमकी की शिकायत की है। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा है कि सूबे के पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया गया है कि वो कंगना की सुरक्षा पुख्ता करें। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की बेटी को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।
राजस्थान के पाली में पानी के तेज बहाव में बाइक सवार फंस गया, जिसके बाद उसकी जान पर बन आई। बाइक सवार को मझधार में फंसा देख नदी के दूसरे किनारे खड़े 4 से 5 लोग दौड़ पड़े। सभी ने बाइक सवार और बाइक निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालने में कामयाबी मिली। तेज बारिश की वजह से इन दिनों नदियों में उफान है। यूपी के फर्रुखाबाद में नदियों में जलस्तर कम होने के बाद कटान तेज हो गया है। जिले के 2 दर्जन गांव कटान की जद में हैं। वहीं निचले इलाके में बीमारियां पैर पसारने लगी हैं। गंगा और रामगंगा दोनों नदियों में पानी घट रहा है। लोग अपना आशियाना बचाने की जुगत में जद्दोजहद कर रहे हैं। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी में कटाव से लोग परेशान हैं। नदी में पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, लेकिन लोगों की परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं। गांव वाले कटाव से परेशान हैं, सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। पटना के बाढ़ अनुमंडल में अलग अलग जगहों पर 7 लोग डूब गए। इनमें से 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में गंगा नदी में नहाने गए 2 सगी बहनें तेज धार में बह गई। दोनों का शव अब तक बरामद नहीं किया जा सका है, जबकि अथमल गोला थाना क्षेत्र में एक शख्स के डूबने से मौत हो गई। यहां पुलिस ने शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार के दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा नहीं थम रहा है। बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दरभंगा नगर निगम में मुआवजे को लेकर लोगों ने आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों में गरीब महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। इन महिलाओं का कहना है कि उन्हें अब तक बाढ़ राहत नहीं मिली है। दिल्ली के राजौरी गार्डन पुलिस ने 1 सितंबर की रात हत्या की कोशिश मामले में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 9 पिस्टल और भारी संख्या में कारतूस बरामद किए गए हैं। पत्नी के प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश का मामला सामने आया है। यूपी के हमीरपुर में एक सरकारी अस्पताल में कोबरा सांप घुसने से हड़कंप मच गया। काले सांप को देखकर मरीजों, तीमारदारों और स्टाफ में दहशत फैल गई थी। काफी देर बाद एक सपेरे ने आकर कोबरा को काबू में किया। केदारनाथ धाम में पिछले 3 महीनों से देवस्थानम बोर्ड के विरोध में अर्धनग्न अवस्था में धरना दे रहे तीर्थ पुरोहित की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस के जवान पुरोहित को किसी तरह केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोली तक लाए। लेकिन तबीयत अधिक खराब होने के बाद पुरोहित को हेलीकॉप्टर के जरिए एम्स ऋषिकेश भेजा गया। गोरखपुर में सीएम योगी के बीआरडी अस्पताल में बेड के लोकार्पण समारोह का एसपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये सपा की देन है। अमेरिका में अश्वेतों का मामला चुनावी रंग ले चुका है। उपराष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने एक बार फिर अश्वेत अमेरिकियों से भेदभाव का मुद्दा उठाया है। अमेरिकी लेबर डे के मौके पर भारतीय मूल की कमला हैरिस ने राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधा और कहा कि यहां न्याय देने में भी भेदभाव हो रहा है। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बाइडेन राष्ट्रपति पद और हैरिस उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। I think the dynamic that you're talking about is really important, which is that we may not know the final result on election night. फेसबुक पर लगातार आरोपों के बीच सीईओ मार्क जुकरबर्ग का बयान सामने आया है। जुकरबर्ग ने कहा है कि उनकी कंपनी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पारदर्शी रहेगी। उन्होंने कहा कि मतदाताओं पर दबाव डालने की कोशिशों को वो नाकाम करेंगे। फेसबुक ने हाल ही में अमेरिका में सबसे बड़े मतदाता सूचना अभियान के तहत एक नया मतदाता सूचना केंद्र शुरू किया है, जिसमें 4 करोड़ मतदाताओं का पंजीकरण करने का लक्ष्य है। 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में
जुकरबर्ग को फेसबुक की भूमिका को लेकर कई तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। कोरोना महामारी से मची तबाही के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन का बड़ा बयान सामने आया है। WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि दुनिया को अगली महामारी के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था पर खर्च करने की दुनिया से अपील की है। इस बीच जेनेवा में WHO के अधिकारी डॉक्टर मिचेल रेयान ने कहा कि इस मामले में पारदर्शिता और ईमानदारी जरूरी है। उन्होंने इस पर राजनीति को गैर वाजिब बताया है। इस बीमारी से 2 करोड़ 73 लाख से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, जबकि 8,93,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।